दोस्तों ये कहानी है रविंद्रन नाम के एक साधारण से आदमी की जो एक मेंटल हॉस्पिटल में गार्ड का काम करता है। उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसकी एक बेटी का दामाद अचानक ही कहीं लापता हो जाता है और उसकी दूसरी बेटी के साथ अत्याचार यानी कि आरएपी की घटना होती है। अब उसके दामाद के साथ क्या हुआ, क्या पुलिस कभी उसे ढूंढ पाएगी और रविंद्रन की दूसरी बेटी के साथ किसने अत्याचार किया, क्या उसे उसके अपराध की सजा मिलेगी, यही सब कुछ हमें आज की थ्रिलिंग फिल्म में दिखाया गया है। देखने में दोस्तों ये फिल्म सिंपल लगती है लेकिन इसमें बहुत ही गहरे मैसेज छुपे हुए हैं। टेढ़े आदमी को किस तरह से हैंडल किया जाता है और मुसीबत आने पर उससे कैसे उभरा जाता है, यही इस कहानी में दिखाया गया है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको आज की मूवी जरूर पसंद आएगी, जिसका नाम है स्वकार्यम संभवा बहुलम। ये एक मलयालम थ्रिलर मूवी है जो 2024 में रिलीज हुई थी और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 6.3 आउट ऑफ 10। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है दो पुलिस ऑफिसर से जो कि एक गुमशुदा आदमी पुष्पराजन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी घर में पहुंचते हैं। अब वहां पर हम उस घर के मालिक रविंद्रन को देखते हैं जो उस समय मिट्टी में कुछ दबा रहा होता है। अब पुलिस जब उससे पुष्पराजन के बारे में पूछती है तो रविंद्र उन्हें बताता है कि अरे वो मेरा दामाद है और कुछ दिनों से लापता है। वो आगे ये भी कहता है कि मैंने उसकी शिकायत नहीं की बल्कि मेरी बेटी श्रीजा ने पुलिस में कंप्लेंट दी थी। सर, उस पुष्पराजन का इस तरह से लापता होना कोई नई बात नहीं है, वो हमेशा ही ऐसा करता है और मेरी बेटी को हमेशा परेशान करता रहता है। मैं तो चाहता हूँ कि वो कभी वापस ही ना आए ताकि मेरी बेटी को उसके बुरे व्यवहार का सामना न करना पड़े। अब उसके बाद पुलिस उसे उसकी बेटी श्रीजा के बारे में पूछती है तो रविंद्रन कहता है कि श्रीजा कल यहाँ पर आई थी लेकिन अब यहाँ से जा चुकी है। तो फिर यहाँ से पुलिस श्रीजा का नंबर लेकर वहां से चली जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ से कहानी जाती है कुछ साल पीछे, जहाँ पर हम देखते हैं कि रविंद्रन एक मेंटल हॉस्पिटल में अनुभवी कर्मचारी के तौर पर काम करता है। वहां पर उसकी एक सहकर्मचारी भी है जिसका नाम होता है इमली। उसके पति और बेटी ने उसे वृद्धाश्रम में छोड़कर वो लोग बेंगलुरु चले गए थे, जिसकी वजह से वो हमेशा अकेली और परेशान रहती थी। तो रविंद्रन इमली को अपनी बहन मानता है और ये दोनों एक परिवार की तरह रहते हैं। अब रविंद्रन के बारे में बात करें तो वो अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बेटी रीना के साथ रहता है, जबकि उसकी बड़ी बेटी श्रीजा अपने बेकार पति पुष्पराजन और उसके बेटे नंदू के साथ रहती है। यहाँ पर हमें रीना के बारे में पता चलता है कि स्कूल में आनंद नाम का एक लड़का है जो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है, लेकिन आनंद ने घबराहट की वजह से अपने दिल की बात उसे नहीं कही थी। पर धीरे धीरे रीना को भी महसूस हो जाता है कि आनंद उसे छुप छुप कर देखता है। अब एक दिन लंच ब्रेक के दौरान रीना अपने सहेलियों के कहने पर आनंद से बात करने के लिए जाती है। अब रीना को अपनी तरफ आता हुआ देखकर आनंद तो घबरा जाता है। उसका दोस्त भी उसे अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। तो रीना उसके पास पहुंचकर उसे संस्कृत के कुछ श्लोकों का अर्थ पूछती है। यहाँ पर आनंद थोड़ा हड़बड़ा जाता है और शर्म के मारे उसका अर्थ बता नहीं पाता। लेकिन जब रीना वहां से वापस जाने लगती है तो आनंद हिम्मत करके उन श्लोकों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके उसे सुना देता है और रीना उसकी इस बातों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और यहाँ से शुरू होती है इनकी प्रेम कहानी। अब इसी बीच एक दिन रविंद्रन के घर पर उसकी माँ अकेली थी। तभी उनका दामाद पुष्पराजन वहां पर आता है और एक बाइक दुर्घटना का बहाना बनाकर उसके हाथ पर चोट दिखाता है। वो अपने सांस से इलाज के लिए 5,000 रुपए मांगता है और कहता है कि आप इसके बारे में किसी को मत बताइएगा। अब उसके कुछ दिनों बाद रविंद्रन की बड़ी बेटी श्रीजा का फोन आता है। वो अपने दादी से पूछती है कि क्या वहां पर मेरा पति पुष्पराजन आया था। दादी बताती है कि वो तो कुछ दिन पहले आया था, लेकिन तुम बहुत ही चिंतित लग रही हो, बताओ क्या हुआ। श्रीजा कहती है कि वो पिछले 3 दिनों से घर पर नहीं लौटा है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। अब दादी रविंद्रन को बुलाती है और श्रीजा को उससे बात करने के लिए कहती है। श्रीजा अपने पिता को भी बताती है कि पुष्पराजन लापता है, जिस पर रविंद्रन उससे कहता है कि बेटी वो यहाँ नहीं आया है। तब श्रीजा बताती है कि शुक्रवार की रात को उसने कहा था कि उसके दोस्त के पिता कुएं में गिर गए थे, इसलिए वो उसके घर पर उनकी मदद करने के लिए गया है, लेकिन वो वहां से अभी तक वापस ही नहीं आया। अब रविंद्रन श्रीजा को समझाता है कि वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, वो तो अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा होगा। लेकिन यहाँ पर श्रीजा अपने पति का ही बचाव करती है और कहती है कि पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं, क्या मुसीबत में पड़े हुए दोस्तों की मदद नहीं करनी चाहिए। जिस पर रविंद्रन कहता है कि तुम अकेली हो जो अपने पति के हरकतों को बढ़ावा दे रही हो। मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी के समय भी समझाया था कि वो आदमी तुम्हारे लायक नहीं है, वो तो बस ऐसी आवारागिरी करने वाला एक इंसान है जो कभी नहीं सुधरेगा। रविंद्रन आगे ये भी बताता है कि पिछले हफ्ते पुष्पराजन ने रात को 10 बजे किसी को पत्थर मारा था और उसके लड़ाई झगड़े की वजह से रविंद्रन को शर्मिंदा होना पड़ा था। अब अपने पिता रविंद्रन की बातों से श्रीजा नाराज हो जाती है। वो कहती है कि आप हमेशा मेरे पति को भला बुरा ही कहते हैं। वो आगे कहती है कि अगर उसका फोन करना उन्हें परेशान करता है तो वह आगे से उन्हें फोन नहीं करेगी।
ऐसा कहकर वो फोन कट कर देती है। यहाँ पर रविंद्रन की माँ उसे समझाती है कि तुम्हें शीर्षा से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो तो पहले से परेशान है और तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर वो और परेशान हो जाएगी। अब यहाँ पर शीर्षा बहुत ही अकेला और असहाय महसूस करती है और थोड़ी देर के बाद फिर से अपने पिता को कॉल करती है। वो उनसे ऐसी बात करने के लिए माफी भी मांगती है तो रविंद्रन उससे कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल सुबह मैं पुष्पराजन के बारे में पता करने की कोशिश करूंगा। अब उसके अगले दिन रविंद्रन के हॉस्पिटल में एक पिता अपने 24 साल के मानसिक रूप बीमार बेटे रामानुजन को डॉक्टर के पास लेकर आता है। वो लड़का खुद को बहुत ही होशियार समझता है। अब जब रविंद्रन वहां पर आता है तो रामानुजन उसे ऐसे मिलता है जैसे कि वो उसे बहुत सालों से जानता हो। अब उसी समय रविंद्रन को उसकी बेटी शीर्षा का फोन आता है। वो उसे बताती है कि उसका पति पुष्पराजन घर पर वापस आ गया है। अब मैं घर पर जा रही हूँ, मेरा बेटा नंदू अकेला होगा। मैंने यही बताने के लिए कॉल किया था। चलिए, मैं आपको बाद में समय मिलने पर कॉल करूंगी। ऐसा कहकर वो फोन कट कर देती है। अब लंच ब्रेक में रविंद्रन और इमली सिस्टर बात कर रहे होते हैं। रविंद्रन को इमली का अकेलापन और चिंता देखकर उसे बुरा लग रहा था, लेकिन अब इसी दिन रविंद्रन का जन्मदिन भी होता है और इमली उसके लिए तोहफे के तौर पर उसे एक चश्मा देती है, जिसे पहनकर रविंद्रन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब उसके अगले सीन में हम एक दिन देखते हैं रीना अपने ट्यूशन क्लास में होती है, जहाँ पर उसके फिजिक्स टीचर प्रकाश पढ़ा रहे थे। अब एक छात्रा देरी से वहां पर पहुंचती है तो सख्त टीचर प्रकाश उसे वहां से वापस जाने के लिए कहते हैं और ये भी कहते हैं कि क्या ये क्लास तुम्हारे पिता की है, जो तुम जब चाहे तब मुंह उठाकर आ सकती हो। फिर उसके बाद वो रीना की कॉपी की जांच करते हैं। उससे पूछते हैं कि तुम पिछले टेस्ट में क्यों नहीं आई थी। रीना बताती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। प्रकाश सर उसे कहता है कि टेस्ट के दिन ही तुम्हारी तबीयत बिगड़ कैसे जाती है, तुम्हें अगले शुक्रवार को ठीक 4 बजे आकर अपना टेस्ट देना होगा। अब उसके बाद अगले शुक्रवार को रीना 4 बजे क्लास में पहुंचती है और यहाँ पर वो अपना टेस्ट देने लगती है। बाहर तेज बारिश हो रही थी और क्लास में केवल रीना और प्रकाश सर होता है। अब रीना को अकेला देखकर प्रकाश की नीयत खराब हो जाती है। वो खिड़की बंद कर देता है और रीना के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। रीना खुद को अनकंफर्टेबल महसूस करती है और वो हाथ हटाती है, लेकिन प्रकाश फिर से उसे छूने लगता है। यहाँ पर अकेली रीना खुद को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। प्रकाश उसे अपनी हवस का शिकार बना ही लेता है। अब इस भयानक घटना के बाद रीना दिन रात रोती रहती है, खाना पीना छोड़कर अपने कमरे में अकेले ही रहती है। वो घर में भी किसी से ज्यादा बात नहीं करती। उसका बॉयफ्रेंड आनंद उसे बहुत बार फोन करता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं देती। हमेशा अच्छे नंबर से पास होने वाली रीना इस बार अपनी परीक्षा देने भी नहीं जाती। अब उसकी दादी उसकी ऐसी हालत देखकर इसके बारे में रविंद्रन को बताती है। रविंद्रन अपनी बेटी रीना से बात करता है, उसे बहुत ज्यादा समझाता है। तब जाकर रीना अपने साथ जो हुआ था वो उसे बताती है। अब अपनी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, ये बात पता चलने के बाद रविंद्रन को बहुत ज्यादा दुख होता है। फिर उसके अगले ही दिन परेशान रविंद्रन उस प्रकाश सर की क्लास में जाता है, लेकिन वहां पर जाकर उसे पता चलता है कि वो तो वहां पर किराए के तौर पर रहता था और वो वहां से कमरा छोड़कर जा चुका है। अब वो वहां के पास के मिल में काम कर रहे एक आदमी से पूछता है क्या वो ट्यूशन चलाने वाले प्रकाश के पिता है। तो वो आदमी गुस्से से कहता है कि हाँ, लेकिन अगर प्रकाश मुझे मिल जाए तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो बताता है कि जब उसकी माँ हॉस्पिटल में मर रही थी तब भी वो उसे देखने के लिए नहीं आया। प्रकाश ने जीवन भर उन्हें और उसकी सीधी सादी पत्नी को बहुत परेशान किया है। इसी वजह से उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। उसने दूसरे आदमी से शादी कर ली और वो अच्छी तरीके से रह रही है। फिर रविंद्रन उससे पूछता है कि वो कहाँ जा सकता है। तो वह आदमी बताता है कि मुझे नहीं पता, पर मैंने सुना था कि वो नौकरी के लिए माली जा रहा है। अब वो माली जाए या फिर कहाँ भी चला जाए, दूसरों को दुख देकर वो खुश नहीं रह सकता। तो ये सब बातें सुनने के बाद रविंद्रन वहां से चला जाता है। अब यहाँ घर पर अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर रविंद्रन की तो रातों की नींद उड़ जाती है। वो दुखी रहने लगता है, लेकिन अब जैसे जैसे कुछ साल बीत जाते हैं रीना भी अपनी बुआ गिरजा के घर पर चली जाती है। वहां से वो बहुत दिनों के बाद वीडियो कॉल के जरिए अपने पापा से बात करती है और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रीना अब एक अच्छी कंपनी में नौकरी करती है और अपने पिता के साथ वीडियो कॉल पर बात करके वो अपने जॉब पर निकल जाती है। अपने बेटे से बात करने के बाद रविंद्रन को भी थोड़ा अच्छा लगता है। फिर हम देखते हैं कि एक दिन एक दलाल रविंद्रन की संपत्ति खरीदने के लिए उसके पास आता है। तो रविंद्रन उससे पूछता है कि आपको किसने बताया कि मैं अपनी संपत्ति बेचना चाहता हूँ। दलाल कहता है कि उसे उसके दामाद पुष्पराजन ने बताया। तो यहाँ पर रविंद्रन उसे तुरंत ही मना कर देता है, कहता है कि वो पुष्पराजन कौन होता है मेरे संपत्ति के बारे में फैसला लेने वाला। आप जाइए, मुझे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बेचनी। अब अगले दिन रविंद्रन के हॉस्पिटल का मरीज रामानुजन, जिसे छुट्टी मिली थी, वो एक बोरा लेकर उसके घर पर आता है। रविंद्रन उसे कहता है कि नारियल को सूखा देना चाहिए, लेकिन तुम पहले खाना खा दो। अब दरअसल दोस्तों ये जो सामान लेकर आया था उसमें क्या था, इसकी सच्चाई तो हमें थोड़ी देर में पता चलेगी। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं कि दलाल रविंद्रन द्वारा संपत्ति ना बेचने की बात पुष्पराजन को बताता है। ये बात सुनकर पुष्पराजन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है।
वो घर पर आकर अपनी पत्नी श्रीषा से बहुत ज्यादा मारपीट करता है और उससे अपने पिता की संपत्ति बेचकर उनसे हिस्सा मांगने के लिए कहता है। ऐसा करने पर वो उसे मजबूर करने लगता है, लेकिन तभी उसका बेटा नंदू ये सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है और ये वीडियो अपने नाना रविंद्रन को भेज देता है। अब वीडियो देखकर दुखी रविंद्रन श्रीजा के घर पर पहुंचता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम ये सब कुछ क्यों झेल रही हो, तुम कुछ दिन के लिए मेरे साथ घर पर चलो। जब तुम यहाँ पर नहीं रहोगी तो पुष्पराजन की अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन श्रीजा कहती है कि पिताजी, शादी का फैसला मेरा था, तब उसके परिणामों को मुझे भुगतना पड़ेगा। वो अपने पिता को बताती है कि उसके पति पुष्पराजन को पैसे किस लिए चाहिए, ताकि वो शहर में एक नई दुकान खरीदकर नया व्यवसाय शुरू कर सके। अब ऐसी बात सुनकर रविंद्रन अपनी बेटी श्रीषा को आश्वस्त करता है। कहता है कि बेटी तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ जमा पैसे हैं, मैं वो पैसे तुम्हें दे दूंगा, बस तुम अपने पति पुष्पराजन को मेरे पास भेज दो। तो फिर क्या था, उसी रात पुष्पराजन अपने ससुराल पहुंच जाता है। वो सीधे सीधे अपने ससुर से पैसे मांगने लगता है। तब रविंद्रन उससे पूछता है कि तुम किस तरह का व्यवसाय करना चाहते हो, जिस पर पुष्पराजन बताता है कि शहर में उसे एक अच्छी जगह पर होटल खोलना है। तो फिर रविंद्रन उसे 5 लाख रुपए का चेक दे देता है। अब उसके अगली सुबह रविंद्रन पुष्पराजन का मोबाइल लौटाने के लिए श्रीजा के पास आता है, जो वो पिछली रात वहां पर भूल गया था। रविंद्रन श्रीजा से कहता है कि उसने उसके पति को 5 लाख रुपए का चेक दिया है और वो उससे पूछता है कि क्या उसने तुम्हें यह बताया। तब श्रीषा हाँ कहती है, लेकिन वो बताती है कि वो भी घर पर नहीं है। रविंद्रन उसे कहता है कि तुम पुष्पराजन से कहो कि मैंने जो उसे पैसे दिए हैं वो बर्बाद ना करे। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं रीना का बॉयफ्रेंड आनंद और उसके स्कूल के दोस्त काफी सालों बाद वापस लौट रहे होते हैं। अब वो रीना से बात करने के लिए उसके घर पर फोन करते हैं, लेकिन रविंद्रन बताता है कि अब वो यहाँ पर नहीं रहती, वो काम के सिलसिले में चेन्नई चली गई है और वो उसी रीना का नया नंबर दे देता है। कहता है कि इस नंबर पर कॉल करके तुम मुझसे बातचीत कर सकते हो, उससे भी अपने दोस्तों से बात करके अच्छा लगेगा। फिर हम देखते हैं कि रात को जब रविंद्रन सो रहा होता है तभी उसके घर में अचानक एक चोर घुस जाता है। वो चोर घर के बेसमेंट के एक कमरे में पहुंचता है, लेकिन तभी वहां पर एक बेहोश आदमी को देखकर वो घबरा जाता है और तुरंत ही वहां से भाग जाता है। जब शोर की आवाज सुनकर रविंद्रन जाग जाता है। वो बाहर आकर देखता है, लेकिन वो चोर वहां से भाग चुका था। अब अगली सुबह श्रीजा अपने बेटे नंदू को लेकर रोते हुए फिर से अपने पिता के पास पहुंच जाती है। वो बताती है कि पुष्पराजन फिर से कहीं लापता हो गया है। रविंद्रन उससे पूछता है कि जब मैं तुम्हारे घर पर मोबाइल देने के लिए गया था तब तुमने तो कहा था कि वो कहीं काम से बाहर गया है। तो श्रीजा बताती है कि वो तो उस रात से वापस नहीं लौटे और उस वक्त डर के मारे उसने झूठ कह दिया था। अब रविंद्रन कहता है कि उसके 5 लाख रुपए तो गए, लेकिन तुम चिंता मत करो, जब पैसे खत्म हो जाएंगे तुम्हारा पति वापस आ जाएगा। हम 2 दिन इंतजार करते हैं, फिर बाद में पुलिस में शिकायत करेंगे। लेकिन श्रीजा बताती है कि उसने पहले से पुलिस में गुमशुदा की कंप्लेंट दर्ज कर दी है, क्योंकि वो 2 दिन से घर पर नहीं लौटा है और पुलिस यहाँ पर पूछताछ करने के लिए आ सकती है, क्योंकि उसने यहाँ का एड्रेस दिया है। उसके बाद रात का खाना खाकर श्रीजा अपने घर पर लौट जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि 2 पुलिस कर्मचारी पूछताछ करने के लिए रविंद्रन के पास आते हैं। और दोस्तों, यही सीन हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पर रविंद्रन जमीन में कुछ दफना रहा होता है। जाते समय एक कांस्टेबल उससे पूछ ही लेता है कि तुम यहाँ पर क्या दफना रहे हो। रविंद्रन कहता है कि कुछ नहीं सर, कल रात एक कुत्ता मर गया था, वही दफना रहा हूँ। तो फिर वो पुलिसकर्मी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वो उस दलाल से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन उस दलाल से भी उन्हें कोई खास जानकारी नहीं मिलती। अब यहाँ इस तरफ रविंद्रन को एक कॉल आता है। वो कॉल उसके हॉस्पिटल के एक साथी ने किया था। उसकी बातें सुनकर वो तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तब उसका एक सहकर्मी उसे बताता है कि इमली सिस्टर को उसकी बेटी हॉस्पिटल में छोड़कर चली गई। वो आगे ये भी बताता है कि इमली बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी, वो बहुत ज्यादा उदास थी और कुछ दिनों से सोई भी नहीं थी। अब रविंद्रन उसके पास आता है और उसे अपनी पहचान दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन इमली की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस पुष्पराजन की गुमशुदा के सिलसिले में रविंद्रन को थाने बुलाती है। रविंद्रन उन्हें वही बताता है कि उसकी बेटी श्रीजा ने शिकायत दर्ज कर दी और पुष्पराजन के लापता होने से पहले रविंद्रन ने उसे नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए का चेक दिया था। वो आगे ये कहता है कि ये कोई पहली बार नहीं है, पैसे मिलने के बाद वो हर बार ऐसा ही करता है। इतना कहकर रविंद्रन वहां से चला जाता है। लेकिन अब एक कांस्टेबल को लगता है कि रविंद्रन उनसे झूठ कह रहा है। रविंद्रन ने ही पुष्पराजन को मारकर गायब कर दिया होगा, लेकिन उसका सीनियर ऑफिसर उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई अपने ही दामाद को मारकर अपनी बेटी को विधवा क्यों बनाएगा। ये सोचने वाली बात है ना, इसलिए हमें सीधा सीधा शक उसके ऊपर नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, उसके अगले सीन में हमें उस रात की घटना को दिखाया जाता है जब पुष्पराजन रविंद्रन से पैसे मांगने के लिए आया था। तो वास्तव में दोस्तों, रविंद्रन ने उसे चेक देने से पहले ही उसे फाड़ दिया था और अपनी बेटी पर हाथ उठाने के कारण
वो उसकी अच्छी तरीके से पिटाई करता है और उसे बेहोश कर देता है, फिर उसे कमरे में छुपा देता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन रविंद्रन अखबार पढ़ रहा होता है, तभी उसकी नजर एक एड पर पड़ती है जिसमें पुष्पराजन का फोटो होता है और लिखा होता है कि जो भी इसकी खबर देगा उससे 10,000 रुपए मिलेंगे। अब रविंद्रन तुरंत ही सृजा को फोन करता है तो वो उसे बताती है कि पुलिस ने उसे ऐसा करने की सलाह दी थी, इसीलिए उसने पेपर में ऐसा विज्ञापन छपवाया था। अब रविंद्रन से बात करने के बाद सृजा के पास एक अजनबी नंबर से फोन आता है। वो आदमी उसे कहता है कि उसने पुष्पराजन को देखा है, लेकिन वो उसका पता तभी बताएगा जब उससे 10,000 के बदले 50,000 रुपए मिलेंगे। अब सृजा उसे पता बताने की विनती करती है और कहती है कि मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है, मैंने तो पुलिस के कहने पर वो विज्ञापन छपवाया था, लेकिन वो बंदा नहीं मानता, जिसके बाद वो फोन कट कर देता है। तो उसके बाद सृजा तुरंत ही पुलिस को कॉल करती है और उसे इस तरह का फोन आया था ऐसा कहकर वो नंबर दे देती है ताकि पुलिस उस आदमी को पकड़ सके। फिर पुलिस उस अजनबी नंबर को ट्रेस करके उस आदमी को पकड़ लेती है और दरअसल दोस्तों वो बंदा और कोई नहीं बल्कि वही चोर होता है जो एक बार रविंद्रन के घर पर चोरी करने के लिए आया था। अब पुलिस उससे पुष्पराजन के बारे में पूछती है, लेकिन वो बहाने बनाने लगता है। तो यहाँ पर पुलिस उसकी अच्छी तरीके से खातिरदारी करते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं। तब जाकर वो बताता है कि उसने उस आदमी को रविंद्रन के घर में एक कमरे में देखा था। उसके बाद क्या था, पुलिस तुरंत ही तलाशी का वारंट लेकर रविंद्रन के घर पर पहुंच जाती है। अब रविंद्रन पुलिस को आता हुआ देखकर तुरंत ही बाथरूम का नल ऑन कर देता है ताकि ऐसा लगे कि कोई नहा रहा है। फिर वो गुप्त कमरे में जाकर किसी बेहोश आदमी की लाश को एक बड़े से बक्से में बंद कर देता है और उसे ताला भी लगा देता है। अब वो काफी देर के बाद दरवाजा खोलता है और पुलिस से झूठ कहता है कि वो नहा रहा था, इसलिए उसे दरवाजा खोलने में देर हो गई। अब पुलिस यहाँ पर उसे कहती है कि तुमने पुष्पराजन को 5 लाख रुपए का चेक दिया था, लेकिन तुम्हारे खाते से एक भी रुपया नहीं निकला है। इसका मतलब यही है कि तुम्हारा पैसा सुरक्षित है। पुलिस आगे ये भी बताती है कि पुष्पराजन को आखिरी बार तुम्हारे साथ देखा गया था और हमें ये भी सूचना मिली है कि पुष्पराजन यहीं कहीं छुपा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर तलाशी लेने के लिए आए हैं। वो उसे सर्च वारंट भी दिखाते हैं। रविंद्रन कहता है कि हमने ही हमारे दामाद के मिसिंग की कंप्लेंट लिखवाई थी, तो भला हम उसे यहाँ पर क्यों छुपाएंगे। पुलिस रविंद्रन से कहती है कि तुमने नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी ने, उसने अपने पति की गुमशुदा कंप्लेंट लिखवाई थी। अब यहाँ पर पुलिस तलाशी शुरू करती है और ढूंढते ढूंढते वो उस कमरे में पहुंच जाती है जहाँ पर रविंद्रन ने उस आदमी को बक्से में छुपा कर रखा था। अब उस बक्से में ताला लगा होता है और यहाँ पर रविंद्रन के पसीने छूटने लगते हैं कि कहीं पुलिस उस ताले को तोड़कर अंदर ना देख ले। अब पुलिस भी उस बक्से को देख लेती है। उस पर लगा हुआ ताला देखकर वो उसकी चाबी मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर रविंद्रन जानबूझकर उस ताले की चाबी ढूंढने का नाटक करने लगता है। कहता है कि चाबी तो अभी यहीं थी लेकिन मिल नहीं रही है। तो एक कांस्टेबल ताला तोड़ने वाला होता है कि तभी इंस्पेक्टर के पास एक फोन आता है, इसलिए वो उस बक्से को खोलने से मना कर देता है क्योंकि इंस्पेक्टर को पुष्पराजन के मिलने की खबर मिल चुकी थी। वो बताता है कि लोकल एसआई का फोन आया था, पुष्पराजन नगर कैल के पास देखा गया है, लगता है हमें कोई गलत जानकारी मिल गई थी, इसलिए हम यहाँ पर तलाशी करने के लिए आ गए थे, हमें माफ कर दीजिए। ऐसा कहकर पुलिस वहां से चली जाती है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर बाहर पुष्पराजन है तो इस बक्से के अंदर कौन था। और दोस्तों तभी यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। उस बक्से में और कोई नहीं बल्कि रीना का ट्यूशन टीचर प्रकाश था, जिसने रविंद्रन की बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया था और उसे सबक सिखाने के लिए, उसे अपनी बेटी का बदला लेने के लिए रविंद्र ने टीचर प्रकाश को एक पागल और अचेत आदमी बना दिया था। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं रीना अचानक ही अपने घर पर पहुंचती है। उसे इतने सालों से देखकर उसका पिता बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब रीना बताती है कि उसने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी है क्योंकि उसे इसी शहर में एक बहुत ही बेहतरीन नौकरी मिल चुकी है, इसलिए अब से वो यहीं पर रहेगी। ये बात सुनकर तो रविंद्रन फूले नहीं समाता, उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। फिर रविंद्रन यहाँ पर हॉस्पिटल में इमली सिस्टर का भी पूरा ख्याल रखता है, जिससे कि उनकी हालत धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अब रविंद्रन के जन्मदिन पर उसने जो चश्मा दिया था उसे पहनकर वो पुराने दिनों को याद दिलाने की कोशिश करता है। अब सिस्टर को भी उसके साथ बिताए गए पल याद आते हैं, लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। दुखी होकर रविंद्रन वहां से जा रहा होता है, लेकिन तभी सिस्टर उसका हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद रविंद्र उन्हें अपने घर पर ले जाता है और रीना को भी इसके बारे में बताता है। अब रीना को भी यह सब कुछ जानने के बाद उसे भी कोई भी दिक्कत नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर रीना का बॉयफ्रेंड आनंद वापस जाने वाला होता है और वो उसे एक बार मिलने की विनती करता है। अब रीना आनंद से मिलने के लिए जाती है और आनंद आज भी रीना को बहुत ज्यादा पसंद करता है, लेकिन यहाँ पर रीना तो उस घटना के बाद से पूरी तरीके से बदल चुकी थी। आनंद उसे जानना चाहता था कि क्या उसे कुछ नहीं कहना, लेकिन रीना उसे कुछ नहीं कहती और वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब एक रात हम देखते हैं
रविंद्रन उस मंदबुद्धि रामानुजन के साथ मिलकर उस पागल प्रकाश को एक बोरे में भरकर ठिकाने लगाने की गाड़ी में डाल देते हैं। वो रामानुजन से पुलिस से बचते हुए कहीं दूर छोड़कर आने के लिए कहता है। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं रीना आनंद को अपने एक वीडियो की लिंक भेजती है। अब वो उस वीडियो में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबको अपने बारे में बताती है। वो कहती है कि वो जब 17 साल की थी तो उसके ट्यूशन टीचर ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया, जिससे कि वो अपनी परीक्षा नहीं दे पाई और 2 महीने तक वो इतने डिप्रेशन में चली गई थी कि उसका तो मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। उसे कुछ महीनों तक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। वो आगे बताते हैं कि उसके पिताजी को लगा कि उसका यहाँ पर रहना सही नहीं होगा, इसलिए उन्होंने उसे शहर छोड़कर कहीं और जाने के लिए कहा। फिर रीना बताती है कि अब वो रितु नामक एक एनजीओ की सक्रिय सदस्य है और यहाँ पर उनके एनजीओ ने इसी तरह की 33 लड़कियों की जान बचाई है। वो बताती है कि अगर किसी भी लड़की के साथ ऐसी घटना होती है तो उस मानसिक स्थिति से निकलना आसान नहीं होता, लेकिन उसने हिम्मत से उस प्रॉब्लम का सामना किया और उसके परिवार ने भी उसका इसमें सहयोग किया और इसी की वजह से वो आज सबके सामने खड़ी है। अब यहाँ पर आनंद वो वीडियो देखने के बाद रीना को मैसेज करता है कि क्या वो सब कुछ भुलाकर फिर से अपने नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं, अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों रीना इसका जवाब ना ही देती है। अब दोस्तों कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि सृजा का पति पुष्पराजन वापस आ चुका है और वो पूरे परिवार के साथ मिलकर खाना खा रहा है। अब सृजा बताती है कि उसका पति पुष्पराजन पूरी तरीके से बदल चुका है। पहले जो इंसान भगवान को गाली देता था वही आज उनके ऊपर विश्वास करने लगा है और वो उससे और उसके बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब सृजा को लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होगा और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि रविंद्रन होता है। अब जैसा कि हमें पता है रविंद्रन एक मेंटल हॉस्पिटल में काम करता था, तो उसने अपने अनुभव से उन दोनों को पागलों की ऐसी खुराक दी जिससे कि वो टीचर प्रकाश हमेशा के लिए पागल हो गया और उसका दिमागी संतुलन बिगड़कर वो दर दर भटकने लगा। दूसरी तरफ रविंद्रन ने पुष्पराजन को बहुत ज्यादा मारा पीटा, उसे धमकाया, उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया और अब इसी डर की वजह से वो सुधर गया, अपनी पत्नी श्रीषा और बेटे से प्यार करने लगा और उनके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। अब दोस्तों देखा जाए तो डर की वजह से ही सही, लेकिन उसे असली सबक तो मिला और इस तरह से अब यहाँ पर सभी लोग अच्छे तरीके से रहने लगते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।